नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिंट में और मैं हूँ नीलम पांडे। राजनीति से जुड़े सवालों के साथ हाजिर हूँ आपके सामने हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स। इसके पहले नीलम सवालों का सिलसिला शुरू करें, आपसे मेरी एक अपील है। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म का एक कॉस्ट होता है, उसके लिए संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। हम किसी भी सरकार पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी पे या किसी और पे हम डिपेंड नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म के लिए। वो संसाधन कहाँ से आएँगे? वो आप अगर हमारा जर्नलिज्म लाइक करते हैं, आप अगर इस तरह की जर्नलिज्म पसंद करते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अगर आपने और ये आप कर सकते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन लेके। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसको रिन्यू करें, अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ हमारा सब्सक्रिप्शन लें। ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म को आपकी ज़रूरत है। और सारी इसकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में हम ज़रूर देंगे। विपिन गुप्ता के प्रश्न के साथ शुरुआत करती हूँ। वो जानने चाहते हैं कि हाल में ही राहुल गांधी ने संसद में चुनाव प्रक्रिया पर 3 सवाल किए थे, जिनका जवाब भी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिया। क्या आप उन दावों का फैक्ट चेक कर सकते हैं? ये 3 सवाल की जो बात करें, 3 थे राहुल गांधी के सवाल। पहले था कि आप इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन में आपने सीजीआई को हटा दिया। दूसरा था कि आप इम्यूनिटी आपने इन लोगों को दे दी है। तीसरा इनका था कि ये जो आप सीसीटीवी होता है फुटेज, ये आपने क्या कर दिया कि 45 दिन के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वो आपने क्यों किया है? ये मेन 3 सवाल थे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनका जो जवाब दिया, जैसे इम्यूनिटी वाले पे तो उन्होंने कहा कि पहले से भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ नया किया है। फिर बात आई 45 डेज़ वाले में, तो वो कहते हैं कि जनरली आपको इलेक्शन के बाद 45 डेज़ के अंदर ही अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल करना होता है, तो 45 डेज़ के आप अंदर ही करना होता है। जब अगर किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, तो उसके बाद रिकॉर्ड की क्या ज़रूरत है किसी सीसीटीवी फुटेज की? तो इसीलिए हमने उसको अलाइन किया कि ऑलरेडी 45 डेज़ का था सीलिंग, और उसी के साथ से हमने किया कि इसके साथ उसके बाद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमित शाह कहते हैं कि अगर लाखों बूथ होते हैं, अब सारे लोग ऐसे अगर बात-बात पे चले गए इलेक्शन कमीशन के पास में, सारे ये रिकॉर्ड लाओ, वो रिकॉर्ड लाओ, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगी फिर? तीसरा जो उनका आर्गुमेंट था कि आप कह रहे हैं कि सीजीआई को हटा दिया। तो पहली बात कि ये हमारी सहमति से हुआ है। एक्चुअली कोर्ट ने हमें कहा कि अगर आप सहमत हों, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था कि उसमें प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उस पैनल में, और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। ये 3 मिलके हम सेलेक्ट करेंगे सीईसी को और ईसीज को। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जब तक आप कानून नहीं बना लेते, तब तक ये पैनल रहेगा। तो फिर इन्होंने कहा कि हमने फिर कानून बना लिया। लेकिन उनका मेन क्या था कि हम शुरू के इंडिपेंडेंस के बाद से 73 ईयर्स तक तो प्रधानमंत्री ही करते थे। जैसे होता था कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को भेजा, राष्ट्रपति ने फिर उसको अपना डिक्लेयर कर दिया। तो आपने तो कभी किया ही नहीं। मतलब आपके समय में हमेशा प्रधानमंत्री चूज करते रहे। हमने तो कम से कम लॉ बनाया है, आपने क्या किया? और दूसरी बात कि कोर्ट ने जो कहा था हमने लॉ बनाया है, बात हो गई उसमें। फिर उसका इनका ये था कि ठीक है, अभी क्या है कि जो हमारे नए कानून के अनुसार प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और तीसरा जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको कि प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। तो क्या होता है कि 2:1 हो गया। तो अपोजिशन को यही है कि फिर तो तीसरा रहे नहीं रहे क्या फ़र्क पड़ता है? 2 आप हैं, एक प्रधानमंत्री है, उनका एक अपना मिनिस्टर है, उन्होंने चुन लिया। तो इसमें अमित शाह का कहना था कि अरे हमें तो आपको कम से कम 33 तो मिला, 33% तो मिला। 66 हम हैं, 33 आप हो। आपने तो पूरा का पूरा 100% आपने रखा हुआ था। कम से कम हमने 33 तो आपको दिया। और जहाँ तक 66 की बात है, 2 का जो है, तो उसमें जनता ने हमें चुना है, 140 करोड़ लोगों ने हमें दिया है ये हक। आप जब इधर आ जाना तो आप भी वो करना। तो चलिए, ये तो मैं मेन जो इनका आर्ग्यूमेंट है। लेकिन ये देखिए, इसमें काफ़ी कुछ हाफ ट्रुथ है इसमें, या अर्ध सत्य काफ़ी है आर्ग्यूमेंट्स में भी। अब जैसे बात लें, सबसे पहले कर लें कि सीईसी और ईसीज के सिलेक्शन में जो होम मिनिस्टर का आर्ग्यूमेंट है, पॉइंट क्या था? जो केस जो था सुप्रीम कोर्ट में, और ये नहीं कि गवर्नमेंट से सहमति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ऐसा कोई सजेशन नहीं था, वो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का कि जब तक लॉ नहीं बने, इम्पार्शियलिटी जो है
इनके सिलेक्शन को लेके उसको मेंटेन करने के लिए सीजेआई, एलओपी और प्राइम मिनिस्टर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, और आइडिया क्या था कि पूरा इम्पार्शियल हो, ये पूरा प्रोसेस। अभी क्या है, पहले भी था, अभी भी है कि सरकार जो इसको चाहती है सरकार उसको करती है। तो इम्पार्शियल प्रोसेस बनाने के लिए इसने रिकमेंड किया था। आपने जो कानून लाया उसमें इम्पार्शियलिटी फिर कहाँ रही? मतलब टू वर्ड्स वन गवर्नमेंट जो चाहती है, जो ऐसा पहले था, पहले उसके लिए स्पेसिफिक लॉ नहीं बना था। लॉ बना के भी आपने वही किया है कि सरकार जिसको चाहेगी, प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे वो बनेंगे, इसी से बनेंगे, इसी बनेंगे। तो कोर्ट का स्पिरिट क्या था जजमेंट का, या आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है कि एक पूरा निष्पक्ष हो इनका जो है सिलेक्शन हो, तो वो तो नहीं है। दूसरी बात जो अमित शाह जी ने कहा कि उन्होंने एल.के. आडवाणी को कोट किया कि 2012 में उन्होंने भी जो है सो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था, मतलब इस सिलेक्शन वाले को लेकर उस पर कुछ नहीं हुआ। जो अमित शाह ने नहीं कहा कि 2012 में भी आडवाणी जी ने लिखा था मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने उसमें कहा, उन्होंने रिकमेंड किया था कि आडवाणी जी का रिकमेंडेशन है कि एक कॉलेजियम सिस्टम हो। उसमें 5 लोग आडवाणी जी ने रिकमेंड किया था, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ लोकसभा और राज्यसभा के। तो वो आडवाणी जी का रिकमेंडेशन था। जब गृह मंत्री कह रहे हैं उसमें कि वो आडवाणी जी का रेफरेंस दे कि उन्होंने भी कहा था, आपने नहीं किया, तो आडवाणी जी ने कहा था ये इस तरह का कॉलेजियम सिस्टम। उन्होंने और एक्सपैंड कर दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पैनल रिकमेंड हुआ था उसको आडवाणी जी से ज़्यादा वो कहे हुए थे। ठीक है, आडवाणी जी ने किया था, लेकिन आडवाणी जी ने कुछ और कहा था, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये भी सच है कि ठीक है, लॉ है, अब लीगली आपने लॉ बना लिया तो हो गया। अच्छा, आपने भी 2023 तक तो नहीं बनाया था ना लॉ, कि आपने भी इतने साल तक नहीं बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब एक डिसीजन दिया, उसके बाद से आनंद फानन में 3-4 महीने, 4-5 महीने के अंदर में आप कानून ला के संसद में, अब फिर ऑलमोस्ट वही क्या जो पहले वाला सिस्टम था। पहले था कि सीधे प्रधानमंत्री रिकमेंड करते थे, और अब है कि प्रधानमंत्री अपना, उनके साथ एक मिनिस्टर बैठते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन माने नहीं माने कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 2 तो आप हैं, तो उसमें हो जाता है। तो ऐसा कोई चेंज हुआ नहीं है सिस्टम। हाँ, इस पे आप हमेशा कांग्रेस को ब्लेम कर सकते हैं कि आपने भी तो ऐसे ही किया। खैर, वो दूसरा ही डिबेट है ये। दूसरा पॉइंट 45 डेज वाले में है कि ठीक है कि 45 डेज इलेक्शन पिटिशन, तभी आप इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं 45 डेज के अंदर ही, आप रिजल्ट के बाद। तो हमने वही कर दिया है, उसके बाद रिकॉर्ड की ज़रूरत क्या है। लेकिन वो फिर वो जैसे नहीं कह रहे हैं कि सितंबर 2024 होगा मेरे ख्याल से, हाँ, कुछ ही महीने पहले जब ये किया गया था ये डिसीजन, एक मेमो था इलेक्शन कमीशन का, जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस बता के, ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं या फाइल्स हैं, पेपर्स जो भी हैं, सबका अलग अलग था। एक में था कि कुछ चीज़ें जो कि 3 महीने के बाद जो है सो आप उसको हटा सकते हैं। जैसे कुछ रिकॉर्डिंग है जो कि सपोज नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने से उसके पहले उसके बाद का जो है नॉमिनेशन पेपर्स का, उसका कुछ 6 महीने का था कि 6 महीने तक उसको रख सकते हैं। कुछ था कि पोलिंग स्टेशन के अंदर बाहर वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, ये सब जो है आप 1 साल के रख के 1 साल तक रख सकते हैं, उसके बाद आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन का अपना ही था सितंबर 2024 का। कुछ ही महीनों बाद जाके आपने चेंज कर दिया 45 डेज। न, मैं मेरिट और डिमेरिट आर्ग्यूमेंट में नहीं घुस रहा हूँ, बिल्कुल ये कहना कि पहले कुछ और सिस्टम था, 45 डेज हुआ। हाँ, ये भी सच है कि अगर उसके बाद इलेक्शन पिटिशन आप फाइल ही नहीं कर सकते 45 डेज के बाद, तो उस फुटेज का क्या होगा। लेकिन जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्रिटिक्स, उसको इस बात पे कर रहे हैं कि भाई कभी भी एक वोटर्स का राइट होता है, लोगों का राइट है कि अगर वो जब भी मांगे आप प्रोड्यूस कर दीजिए। सरकार का कहना है कि जब इलेक्शन पिटिशन ही नहीं फाइल हो सकता तो आप फिर कोई भी, वैसे तो सब मांगते रहे, कभी भी मांग लेंगे। चलिए, एक लार्जेस्ट डिबेट है कि कहाँ पे लो, टेक्निकली मतलब सरकार की अपनी उनका एक अपना एक आर्ग्यूमेंट है। तो मैंने जब कहा कि कई क्वेश्चंस हैं, मतलब उनके उन्होंने जो दिया रीजनिंग, जैसे उनका जो एक्सप्लेनेशन था, उसमें कई क्वेश्चंस उठते हैं। लेकिन अपोजिशन क्या कर रही थी ना, गृह मंत्री जब अपना जवाब दे रहे थे, उन्होंने बार बार कहा कि मैं ये जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद अगर किसी को कोई प्रश्न रह गया है तो मैं उसके बाद भी तैयार हूँ बोल उसका एक्सप्लेन करने को, कि मैं लेट तक बैठने को तैयार हूँ। स्पीच के बाद आप लोगों को क्वेश्चन रह गया है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। अपोजिशन ने क्या किया, वॉकआउट कर गई।
तो ये कुछ बोल के भाग जाने वाला नहीं होता है ना, आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब कई, जैसे मैंने कहा, कई क्वेश्चंस कर सकते थे अपोजिशन, जो गृह मंत्री ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन आपने अपनी बात बोल दी और चले गए हाउस से, तो आप वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन नहीं हो सकते। फिर बाहर जाके आप मीडिया को बोल रहे हैं, अरे उन्होंने हमारी हमारी बात का जवाब ही नहीं दिया। अब ऐसे नहीं होता कि सीधे बोले उन्होंने, हमने जो क्वेश्चन किए जवाब नहीं दिया। अरे जवाब दिया, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो गृह मंत्री ने आपको ऑप्शन दिया था कि आप जब तक चाहे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मेरे स्पीच के बाद, लेकिन आप उसके लिए तैयार ही नहीं, आप निकल गए। जी, विनीत शर्मा जानना चाहते हैं, कांग्रेस से ही जुड़ा सवाल है, क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर विपक्षी नेता नहीं है? देखिए, विपक्षी नेता, चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसीलिए शायद उसकी बात लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए वो कह रहे हैं। टू एन एक्सटेंट वो सही कह रहे हैं, बिकॉज देखिए, अभी इसी सेशन में आपने सुना, आपने राहुल गांधी को भी सुना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, आपने प्रियंका गांधी को सुना वंदे मातरम डिबेट में। राहुल गांधी का जैसे आर्गुमेंट वो जो भी करे, बात यह है कि सरकार ने लिटरली, मतलब सारा डिमोलिश कर दिया अपोजिशन का जो भी स्टैंड था, राहुल गांधी का जो स्टैंड था पूरी वोट चोरी कैंपेन को लेकर। थोड़ी मोड़ी टेक्निकलिटी जो हमने इसके पहले वाले प्रश्न में उठाए हैं वो है, लेकिन अपोजिशन उसके लिए भी तैयार नहीं थे। अब आप लीडर ऑफ अपोजिशन, आपका चल रहा है आपका सेशन पार्लियामेंट में, आप फिर 5-6 दिन के लिए आप जर्मनी जा रहे हैं। आपका काम है, मेन काम है कि आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल वहाँ पे रह के उनसे सवाल पूछोगे, पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल पूछोगे, उसको अकाउंटेबिलिटी आपको इंश्योर करने का आपका काम है। और आप जा रहे हैं बाहर, ये अभी से नहीं, पहले भी वही करते रहे हैं। खैर, एनीवे, प्रियंका से जब ये इनका कीजिए, अभी क्या राहुल गांधी को जब देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर देखिए, पार्लियामेंट के बाहर देखिए, वो एक एंग्री यंग मैन वाला लेके चलते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन को आप 70s में देखते थे। अब उनको ऐसे लगता है कि लोग भी इतने नाराज चल रहे हैं कि उनको उसी तरह का एक होना होगा, हमेशा एंगर जो दिखता है उनको, तो हमेशा गुस्सा जो दिखता है। वही प्रियंका को देखिए, बहुत अच्छी स्पीच थी इनफैक्ट प्रियंका वाड्रा का, हंसते हुए, काफ़ी प्रहार किए, काफ़ी तीखे प्रहार किए उन्होंने, हंसते हुए प्यार से, मतलब सत्ता पक्ष काउंटर नहीं कर पा रहे थे, और कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी तीखी सी कि बाद में गृह मंत्री को भी रिप्लाई करना पड़ा बाद में। जैसे इन्होंने कह दिया कि देखिए वंदे मातरम भी डिबेट कर रहे हैं, बंगाल में चुनाव आ रहा है ना। अब बहुत सीधा सा कहा हुआ, मधुर शब्दों में, ठीक आराम से उन्होंने ये बात बोला, लेकिन वो काफ़ी डैमेजिंग था, जो गृह मंत्री को काउंटर करना पड़ा कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। फिर कई चीज़ें उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा कि हर एक बात पे होता है कि आप जवाहरलाल नेहरू के लिए आते कि नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया। फिर ऐसा करो, आप सारा कुछ आप जमा कर लो, नेहरू के खिलाफ पास जो है लिस्ट बनाओ, और हम एक दिन बैठ के उसको डिबेट कर लें, और जब आपको डिबेट हो जाए कि नेहरू ने क्या गलत किया है, उसके बाद हम बात करें कि अभी क्या हो रहा है। सटीक बात है, जो कि अपोजिशन लीडर, जिस तरह से अपोजिशन लीडर का जो एक अप्रोच होना चाहिए कि अगर सरकार को घेर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप। अब जैसे वंदे मातरम, जैसे फिर एग्जांपल उनके स्पीच से देता हूँ, उन्होंने जैसे कहा कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये 2 स्टैंजा जो हैं वंदे मातरम का, जब अडॉप्ट किया गया था एज नेशनल सॉन्ग, वहाँ B.R. अम्बेडकर भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के प्रेसिडेंट रहे, हिंदू महासभा के रहे, मतलब इनके बीजेपी अभी के नेताओं के आइडियोलॉजिकल बेसिकली गुरु रहे हैं वहाँ पे। अब कह रहे हैं कि उन्होंने भी आप सपोर्ट किया था इसको, 2 स्टैंजास को। आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ठीक है, उसको हमेशा आप काउंटर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जितने आर्ग्यूमेंट्स दिए प्रियंका गांधी ने, तो एज लीडर ऑफ अपोजिशन तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज अभी साल भर ही हुआ है, मतलब साल 1.5 साल हुआ है अभी उनको आए हुए लोकसभा में। लेकिन वक्ता जो है, मतलब एज ए स्पीकर, एज एन ओरेटर, प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बहुत बेहतर है इनफैक्ट। इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप अभी का डिबेट सुन लीजिए लोकसभा में जो हुआ है, उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जी, संकल्प जानना चाहते हैं, क्या कांग्रेस ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ अपने इम्पीचमेंट समर्थन के ऑप्टिक्स पर काम किया है? वो बोलते हैं, हम देखते हैं कि कांग्रेस सेक्युलर वोट के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही है, क्या मुस्लिम वोट कांग्रेस का एक तरह से सेफेस्ट, वो कहते हैं, FD नहीं है? और क्या कांग्रेस मुस्लिम वोट खोने से डर रही है? और अंत में वो ये कहते हैं, कुल मिलाकर क्या आपको लगता है कि मौजूदा नेतृत्व को कांग्रेस की ब्रांड पोजीशनिंग की स्पष्ट समझ नहीं है? बेसिकली अपने लास्ट क्वेश्चन से पूरा सम अप कर रहे हैं, कैसे कांग्रेस कंफ्यूज दिख रही है। जहाँ तक जस्टिस स्वामीनाथन वाली बात है,
अब पूरा जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है, विवाद जो शुरू हुआ है, वो मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं। उनके एक रीसेंट रूलिंग थे, वो जिसको दीपम कंट्रोवर्सी लोग कहते हैं। तो जैसे एक मंदिर है आपके तमिलनाडु में, वहाँ पे एक ट्रेडिशनली 100 साल से ज़्यादा से एक जगह पे मंदिर के बगल में एक दीपम लैंप जलाया जाता है। कुछ पिटिशनर्स चले गए, वहाँ के मंदिर के बगल में एक दरगाह भी है। तो ट्रेडिशनली कहते हैं कि हिल है वहाँ पे, तो रास्ता बीच में जो है ना, तो हिल के ऊपर जाते हुए बीच में वहाँ पे वो जो कि टेम्पल से नज़दीक है ज़्यादा, वहाँ पे ट्रेडिशनली जलता रहा है लैंप। पिटिशनर गए थे कि उनको हिल टॉप पे जो है पोस्ट लगा कि वहाँ पे जलाना है वो दीपम, जो कि दरगाह से ज़्यादा नज़दीक है। तो कारण जो भी रहो, इलेक्शन का टाइम है, पॉलिटिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी रूलिंग में इन्होंने उसको अलाउ कर दिया कि नहीं नहीं, सेकंड लैंप आप वहाँ पे जला सकते हो। अब ये बन गया है एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल इशू, क्योंकि आप इम्पीचमेंट मोशन देखेंगे जो इन्होंने मूव जो किया है, उसे बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एडवोकेट को जो है फेवर करते हैं, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के एडवोकेट्स को आप फेवर करते हैं। अब इससे बड़ी चीज़ क्या है, इम्पीचमेंट के लिए जाते हैं। इम्पीचमेंट ऐसे नहीं है कि हर एक बार हर एक सेशन में पहुंच गए इसको इम्पीच करो, उसको इम्पीच करो। आप जजमेंट से एग्री नहीं करो, वो पहला पॉइंट है। अब इम्पीचमेंट किस पे होता है? जब आपके पास प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का प्रूफ है, तब आप इम्पीचमेंट के लिए जाते हो। जिस तरह के एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं अपने इम्पीचमेंट मोशन में, उससे प्रूफ यही कुछ नहीं है, पर बहुत इन्फ्लुएंसेज है, ज़्यादातर पॉलिटिकल दिख रहा है वो। तो वैसे अपोजिशन की स्ट्रैटेजी देखिए, जब तमिलनाडु में उनके लिए कैसे काम करेगा पता नहीं, लेकिन जिस तरह के चार्जेस लगा रहे हैं उसका प्रूफ अभी इस तरह का उनका है नहीं, बहुत ही जनरल टाइप के चार्जेस हैं उसमें। तो ये अपोजिशन का इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी गलत है कि हर एक बात को लेके आप इम्पीचमेंट के लिए आ जाता है। आपके पास प्रूफ कितना है? खैर, वो पॉइंट नंबर 1 है कि क्या एक जजमेंट को लेके, जो कि अब तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या था कि अगर दूसरी जगह पे आप लैंप जलाएंगे जो कि दरगाह के नज़दीक है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ सकता है। उनका अपना स्टैंड था, अपने कारण रहे हों, उसमें जज ने नहीं माना। जो भी उनका अपना जजमेंट बना, जो रिकॉर्ड्स देख के जो उन्होंने देखा सारा, उसमें अपनी एक रूलिंग दी। आप एग्री नहीं करें, आप अपील के लिए अपार है, अपील के लिए तो सरकार आ ही रही है वहाँ की। बट इसको लेके आप इम्पीच कर देंगे, आप जजमेंट से एग्री नहीं कर रहे हैं तो वो एक एस्पेक्ट है, वो अपोजिशन स्ट्रेटजी की बात है। उसका दूसरा एस्पेक्ट दूसरा है। अब जस्टिस स्वामीनाथन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो। उनकी अपनी रूलिंग छोड़िए, मतलब कोर्ट के बाहर भी जो कहते रहते हैं, जैसे कि आरएसएस का इवेंट था, उसमें जाके उन्होंने कह दिया कि हमारा संविधान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया गया है। इट्स कॉपीड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हाई कोर्ट के जज होके आप अपने संविधान के बारे में ये राय रखते हैं? कभी कुछ वकीलों को कुछ कह दिया हाउस के अंदर। एक बार उन्होंने कहा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस समय एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल था। जब तक वो प्रोफाइल रहेगा तभी तक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वहाँ पे। तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स तो देते रहते हैं, वो सही बात है, लेकिन उस स्टेटमेंट्स के लिए वो आपका इम्पीचमेंट का ग्राउंड नहीं हो सकता। अब आप जो रूलिंग की बात कर रहे हैं, जब मैंने कहा कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की बात है, वो अपोजिशन के पास है क्या? वो एक्चुअली नहीं है। लार्जर पॉइंट जो कर रहे हैं कांग्रेस का कि ब्रांड पोजिशनिंग की, ये तो बहुत क्लियर हो गया है कि ब्रांड रीपोजिशनिंग की जरूरत है। कि अभी ये क्या कर रहे हैं कि एक सोशल जस्टिस का लेके चल रहे हैं, ये जो कि रिपीटेडली इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आप देख रहे हैं उसका काम नहीं कर रहा है। लेकिन ब्रांड पोजिशनिंग से ज़्यादा है। एक मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा। अभी उड़ीसा के बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर हैं वहाँ, मतलब ट्रेजरर थे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, फिर ट्रेजरर हुए वहाँ के उड़ीसा के कांग्रेस के, फिर उसके बाद एमएलए हुए थे। अब उन्होंने 8 तारीख को 8 को इन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। और इंटरेस्टिंग, जो कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है, ये आपको चिट्ठी से इसलिए मैं इसमें कुछ अंश पढ़ना चाहूँगा कि जिससे क्लैरिटी है कि ब्रांड रिपोजिशनिंग नहीं, ब्रांड के अलावा बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैं जैसे इनका बताऊं, ये अच्छा, इनकी बेटी है सोफिया फिरदौस, अभी कांग्रेस एमएलए हैं उड़ीसा असेंबली में। वो उड़ीसा असेंबली में पहली मुस्लिम वुमन एमएलए हैं आज तक में, और काफ़ी अच्छा बोलते हैं। उनके फादर का सोनिया गांधी को लेटर है, उसमें वो क्या क्या कह रहे हैं ये देखिए। और सब्जेक्ट उन्होंने दिया है कि हार्टफेल्ट प्ली फॉर रिन्यूड लीडरशिप, मतलब
कि रिन्यूड लीडरशिप, रिवाइवल और कैसे मतलब कांग्रेस को किया जाए। उसमें जो एग्जाम्पल सब दे रहे हैं, मैं कुछ उनमें से कोट करके पढ़ना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का कंडीशन जो है वो हार्ट ब्रेकिंग है और अनबेरेबल है लॉयल वर्कर्स के लिए। अब उसमें कुछ कारण दे रहे हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि उड़ीसा में हमें 6 कंसेक्यूटिव डिफीट्स हुए, 6 बार लगातार हम उड़ीसा में हारे हैं और नेशनल लेवल पे 3 बैक टू बैक हमें सेटबैक्स हुए हैं लोकसभा इलेक्शन में। कारण से बता रहे हैं कि डीपर ऑर्गेनाइजेशनल डिस्कनेक्ट, ये अच्छा मैंने इनका नाम नहीं है, ये मोहम्मद मुकीम है, कांग्रेस के फॉर्मर एमएलए, और एक उनकी बेटी जिनसे कहा वो अभी एमएलए हुआ। वो कह रहे हैं कारण जो बता रहे हैं, सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, मिसगाइडेड लीडरशिप चॉइसेस एंड कंटिन्यूड कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रॉन्ग हैंड्स। कारण बता रहे हैं वो। अब जैसे वो दे रहे हैं कि उड़ीसा पीसीसी में, मतलब उड़ीसा का कांग्रेस के प्रेसिडेंट की वो बात कर रहे हैं, शरद पटनायक को बनाया था। वो कह रहे हैं कि 6 बार वो कंसेक्यूटिव लोकसभा इलेक्शन हार चुके थे। वो कई बार तो डिपॉजिट भी नहीं सेव कर पाए, फिर भी आपने उनको उड़ीसा कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दिया था। फिर वो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2025 में उसके बाद आए भक्त चरण दास, वो उड़ीसा कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए। वो भी 3 बार लगातार इलेक्शन हार चुके थे, और वो तो जेपी मूवमेंट के टाइम में इंदिरा गांधी, गांधी फैमिली के बहुत बड़े क्रिटिक रहे थे। उसको आपने फिर जाके उड़ीसा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, और वो कह रहे हैं कि सेपरेट एक कोस्टल स्टेट का भी डिमांड करें जो इतना डैमेजिंग है। और अभी की वो बात कर रहे हैं, नुआपाड़ा बाई इलेक्शन जो भी हुआ था, वो कह रहे हैं कि ये भक्तचरण दास की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, उसके अंदर हुआ है बाईपोल, जिसमें कांग्रेस 83,000 वोट से हारी है। तो जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपकी रही है, हारे हुए हैं, लेकिन उसमें भी आप पार्टी को नहीं दिला सकते, आप उसको आपने बना के भेजा फिर से उड़ीसा कांग्रेस का प्रेसिडेंट। फिर वो अपने बारे में कहते हैं कि जो डिस्टेंस जो हो रहा है, डिस्टेंस और लीडरशिप में और ग्रासरूट वर्कर में, वो कहते हैं कि मैं एक एमएलए रहा हूं, 3 साल से मैं राहुल गांधी से नहीं मिल पाया हूं। तो कहते हैं बूथ वर्कर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेसिडेंट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स जो पार्टी के बैकबोन हैं, उनको लगता है कि कोई पूछ नहीं रहा है उनको। और फिर देखते हैं इंडियन यूथ से जो कनेक्ट खत्म होता जा रहा है, अ डीप एंड ग्रोइंग डिस्कनेक्ट बिटवीन द कांग्रेस लीडरशिप एंड द इंडियन यूथ। वो कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे 83 ईयर्स ओल्ड है, वो रेजोनेट नहीं करती यूथ के साथ, और बहुत सारे यंग लीडर, सिंधिया हों, जयपुर शेरगिल, मिलिंद देवड़ा, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सब छोड़ के चले गए। अब फिर वो जो बात करें कि आई फर्मली बिलीव, मुझे लगता है कि देश को और इसके यूथ को स्पेशली, वो सारे प्रियंका गांधी का वेट कर रहे हैं टू टेक ए सेंट्रल, विजिबल एंड एक्टिव लीडरशिप। चलिए, उनका सजेशन है, बेसिकली कह रहे हैं कि राहुल गांधी से नहीं बात चल रही है हमारी। खैर, ये काफ़ी इनका 5 पेजेस का है, तो सारा मैं इनका नहीं पढ़ूंगा। लास्ट में ये कहते हैं कि आई राइट दिस लेटर नॉट आउट ऑफ एंगर, मैं गुस्से में नहीं लिख रहा हूं, बट आउट ऑफ लव फॉर द पार्टी। क्योंकि जिसको कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर फ्रीडम मूवमेंट से, उन्होंने पहले कहा है कि मेरे फ्रीडम मूवमेंट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मेरे बड़े भाई थे, सारे पार्टी के लिए कमिटेड रहे, मैं इतने सालों से खुद ही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मैं आउट ऑफ लव में आपको लिख रहा हूँ सोनिया गांधी के लेटर में, कि कांग्रेस नीड्स रिवाइवल, स्ट्रक्चरल, इमोशनल, आइडियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तो अब वो कह रहे हैं कि हम ये आउट ऑफ लव लिख रहे हैं, आउट ऑफ एंगर नहीं लिख रहे हैं। और मेरे ये सजेशन है, आपको पता है कांग्रेस की लीडरशिप कैसे रिएक्ट करेगी। एनीवे जी, कुशज अग्रवाल का एक प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं, हमारे देश में कुछ राज्य यूनिकैमरल हैं जबकि कुछ में 2 सदन हैं। क्या समय आ गया है कि हम एक देश के रूप में बाईकैमरल राज्यों को यूनिकैमरल ढांचे की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें? और क्या बाईकैमरल प्रणाली वास्तव में कोई ठोस फायदा देती है, या ये मुख्यतः अधिक मंत्री पद बढ़ाने या भ्रष्टाचार बढ़ाने को कहते हैं, या असंतुष्ट जो नेता होते हैं उनको एक तरह से सीट देने के लिए ही इस्तेमाल होता है? देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, राज्यसभा का अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, उसके अलग आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जहाँ तक लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, विधान परिषद की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी अगर जब संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस पर डिबेट हो रहा था, उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको सेकंड जो आपको ये है चेम्बर, उसको कहा कि ये क्यूरेट्स एग है। क्यूरेट्स एग मतलब जिसमें कि अच्छी चीज़ें छोटी मोटी, ज़्यादातर बुरी चीज़ें ही है।
लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि ये हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर रहे हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है। और इसीलिए आपने देखा अभी इंडिया में क्या है, केवल 6 स्टेट्स के पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। कई स्टेट्स ने एबॉलिश कर दिए, आपके पंजाब ने एबॉलिश कर दिया था, तमिलनाडु ने कर दिया था, वेस्ट बंगाल ने कर दिया था। तो कई लोग एबॉलिश कर चुके हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने स्टेट्स में, अभी केवल 6 में बच गए। अब प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों हैं इसके। लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखिए जनरली क्या है कि सेकंड चेंबर का मतलब कि एक चेक्स एंड बैलेंसेज कह सकते हैं कि अगर ऐसा है कि अगर अचानक कोई पार्टी बहुत ही खूब मेजॉरिटी लेके आ गई और एक पॉलिटिकल उसमें हम ये कर देंगे, वो पास कर देंगे, कुछ भी लेके आ सकती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, जो आर्ग्यूमेंट बेसिकली दिया था राज्यसभा के लिए कि हर एक थर्ड ईयर में जो है सो आपका 1/3 मेंबर्स आपके हर एक सेकंड ईयर में चेंज हो जाता है। तो और वो उनको इलेक्ट किया जाता है एमएलएज के द्वारा। तो चलो स्टेट्स का फेडरल स्ट्रक्चर में वो सब जरूरत है, वो राज्यसभा की आर्गूमेंट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का आर्गूमेंट चेक्स एंड बैलेंसेस का है कि अचानक कोई चुन के आए, कुछ भी करना शुरू है, तो चलो एक दूसरा चेंबर है जिसमें लॉज को स्क्रूटनाइज करेंगे, बेटर उस पर डिबेट होगा। एक वो उसका होता है। फिर होता है कि कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स रिप्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे आपके ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर कि जो लोग चुन के नहीं आ पाते उनको, जो इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, जो कि चुन नहीं सकते, वो आके उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है इसमें। तो खैर इनके फेवर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन बात जहाँ तक आती है कि क्या ये इफेक्टिव है, ज़रूरत है। अब जैसे वही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि क्यूरेट्स एग है ये, कि तो अब थोड़ी मोड़ी आप अच्छी चीज़ें गिना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुरी चीज़ें हैं। अब ये क्या हो गया है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जनरली एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया है। आप चुनाव जीत के नहीं आए तो चलिए भाई इनको काउंसिल में भेज दीजिए। किसी को कुछ देना हो तो चलो वहाँ पे इनको एडजस्ट कर देते हैं। लॉ मेकिंग में बहुत ज़्यादा, अब देख लीजिए, अब जहाँ पे सपोज कर्नाटक में है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार में है, यूपी में है, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। इनको कंपेयर कर लीजिए बाकी जगह जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो वहाँ लॉ मेकिंग हो, या जो हमारे लेजिस्लेटर जो कहते हैं, क्या उस कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अंतर हो रहा है? कहीं कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। तो बाकी जहाँ नहीं है वहाँ भी ठीक से चल रहा है, तो अननेसेसरी इसको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर क्यों बनाना पॉलिटिशियंस के लिए? तो मेरी अपनी पर्सनल है कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं, परमानेंट उन्होंने इंतजाम, इसमें परमानेंट स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है ये। हालांकि कुछ स्टेट्स अभी चाह रहे थे, बीच में राजस्थान चाह रही थी, उड़ीसा चाह रही थी कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल लाएं, हुआ नहीं है उस पर। लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनको पावर में रहते हैं, उसको लगता है कि एक दूसरा चेंबर हो जहाँ पे हम एडजस्ट कर सके लोगों को। रवि कुमार जी, दिल्ली से एक उनका जुड़ा सवाल है, वो जानना चाहते हैं, दिल्ली की नेता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 साल में क्या काम किया? नीलम, आप बेटर जानती हैं रेखा गुप्ता के गवर्नेंस को, तो मैं केवल इतना कहूँगा कि देखिए अभी 1 साल भी उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, तो थोड़ा बहुत जल्दी हो जाएगा उनको जज करना। आपने देखा कि प्रदूषण को लेके चलिए कंट्रोवर्सी हुआ, वीडियो क्लिप्स आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा है कि जहाँ पे मॉनिटरिंग होती है वहाँ पे जो है सो आप वो फव्वारा मतलब स्प्रिंकलर चला रहे हो वहाँ पे आप, तो कि वो असली निकल के नहीं आए। तो ये सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं, लेकिन अभी से रेखा गुप्ता को जज करना बहुत जल्दी हो जाएगी। हालांकि उन्होंने बाकी जो किया है नहीं किया, अगर आप इस पे बोलना चाहें, बिकॉज आप बहुत क्लोजली वॉच कर रही हैं दिल्ली नहीं, को। काफ़ी जैसे अभी उनके 2,500 रुपए जो उन्होंने देना था, वुमेन को देना था, वो नहीं अभी लॉन्च हुआ है। काफ़ी इलेक्शन में कहा गया था एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन अभी जैसा कि आपने कहा 1 साल होने वाला है, बट अभी उस पे कमिटी ही बनी है, कुछ क्लियर नहीं है हो पाएगा कि नहीं। उसके बावजूद पानी और बिजली को लेकर काफ़ी वोटर्स को, काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि शायद जो आम आदमी पार्टी के समय पे जिस तरह से स्कीम्स चल रही थी उसमें चेंजेस आएंगे और क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो अभी उस पर भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन जैसा कि डीके ने भी कहा कि अभी 1 साल नहीं हुआ है, काफ़ी सालों बाद बीजेपी को एक तरह से दिल्ली की कमान मिली है, तो पहले चीज़ों को बेसिक स्तर पर भी ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है और उसके बाद वही है पॉट होल्स को भरने की। बट कितनी तेजी से वो ये काम कर पाएंगे उस पर निर्भर रहता है। और आम आदमी पार्टी भी खासकर एज एन ऑपोजिशन काफ़ी इश्यूज उठा रही है, जो कि हम कई राज्यों में देखते हैं उत्तर से ऑपोजिशन नहीं उठा पाती है। तो वो भी एक कारण है कि हमें दिख रहा है कि क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है।
जी। अभिनव श्रीवास्तव का भी एक प्रश्न इसी से जुड़ा है। वो ये कहते हैं, अभी कम ही समय हुआ है, पर दिल्ली की नई भाजपा सरकार के इस वर्ष के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? विशेषकर सभी सिविक इश्यूज पर, जैसे आवारा पशु हो गए, सड़क फुटपाथ, डीटीसी बसें, प्रदूषण, यमुना नदी, डबल ट्रिपल इंजन के नाम पर केंद्र से जिस सहायता की अपेक्षा रही है, आपको क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? इसमें मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ कि अभी बहुत जल्दी है इस पे जज करना इस गवर्नमेंट को। जी। रूफ 007 हमारे एक व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं, राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर के बीच जर्मनी जा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, और क्या यह उनकी हर साल की, वो कहते हैं, न्यू ईयर वेकेशन का हिस्सा है, या जर्मनी से लौटने के बाद न्यू ईयर पर वह किसी और देश जाएंगे? देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं थोड़ा सरकाज़म मैं किसी नेता पर नहीं कर सकता। वो आपका क्वेश्चन में थोड़ा-सा है। लेकिन पॉइंट है कि किस लिए जा रहे हैं? अभी जितने भी जाते हैं उसमें जनरली ये लोग क्या करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ टॉक ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब 1 टॉक, 2 टॉक्स हुआ, उसके बाद क्या करते हैं पता नहीं। फिर बीच में इस बार जर्मनी का जैसे है, कुछ मिनिस्टर से मिलेंगे, कुछ इंडियन डायस्पोरा से जाके मिलेंगे। लेकिन जब आपका पार्लियामेंट सेशन में चल रहा हो, आप इसके लिए आप जा रहे हैं 5-6 दिन के लिए। तो ये इनकी राजनीति समझ में नहीं आती। आदित्य जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि वंदे मातरम के 150 सालों पर बहस शुरू कर बीजेपी ने 2025 के बंगाल चुनाव के लिए एक तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, और क्या उस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि अगला बीजेपी चीफ कौन होगा? देखिए, नैरेटिव सेट करने को आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने कोशिश की है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक तरह से जो बीजेपी के राइवल पार्टी जो है, इसको कैसे कर रहे हैं कि भाई ये डिसीजन में सुभाष चंद्र बोस भी साथ में थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी साथ में थे। तो अब जैसे ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं, कांग्रेस वाले कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप उनको, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर के डिसीजन को जो उन्होंने सपोर्ट किया, आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये डिबेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इतना ये स्ट्रेट नहीं है नैरेटिव जितना दिख रहा है अभी। तो बीजेपी ने शुरू तो कर लिया, लेकिन कैसे प्ले आउट करेगा ग्राउंड पे, स्पेशली जब आप सुभाष चंद्र बोस और टैगोर को ले आए पूरे डिबेट में दूसरे साइड में, तो बीजेपी के राइवल्स के पास भी एक स्ट्रेटजी है। तो ग्राउंड पे क्या होगा नैरेटिव, वो अभी हमें देखना पड़ेगा। जहाँ तक दूसरा पार्ट इनका है कि बीजेपी प्रेसिडेंट का है, इसका देखिए उतना लंबा नहीं जाएगा। बीजेपी प्रेसिडेंट हम उस पर आप मेरे ख्याल से कुछ ही सप्ताह में आप उस पर फाइनल डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब तक डिले तो हो गया, लेकिन जनवरी 20 को नड्डा जी को 6 साल हो जाएंगे एज बीजेपी प्रेसिडेंट। तो उसके बाद भी अगर नहीं हो, और ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा बीजेपी के लिए। तो मुझे लगता है कि अब सुनेंगे आप, जब तक आज फ्राइडे है जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, अब जब तक ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, हो सकता है आप देखेंगे शायद उत्तर प्रदेश में कोई नया प्रेसिडेंट आ जाए। वो थोड़ा सा एक पुश दिख रहा है कि अब खत्म किया जाए पूरा सबको। तो जल्दी ही मेरे ख्याल से इस पे कब देख लेंगे नए बीजेपी प्रेसिडेंट को। हमारे एक व्यूअर हैं, वो नाम जो एंडल 123 से अपने आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि उनका इस सीरीज में ये पहला प्रश्न है। वो जानना चाहते हैं, थोड़ा वेस्ट बंगाल की राजनीति पर प्रकाश डालिए। ऐसा समय आ गया, उनको लगता है, जो हुमायूं कमांडो है, जो कई वर्षों से वो कहते हैं एमएमएम ब्रिगेड में सिर्फ एक काडर रहे हैं, को अचानक बीजेपी या टीएमसी की मुख्य लड़ाई में उतारने पर आपको क्या कहना है? और वो जानना चाहते हैं, स्पष्ट जो धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा इसका एक साइड प्रोजेक्ट यह भी लगता है कि वेस्ट बंगाल की राजनीति का जो एकदम से फलक्रम है, वो कोलकाता की गलियों से हटकर, खासकर कुख्यात हरीश चैटर्जी स्ट्रीट से वेस्ट बंगाल के मुस्लिम हार्टलैंड यानी मुर्शिदाबाद क्षेत्र की ओर शिफ्ट करने की कोशिश है। आपको क्या लगता है, ये कैसा होगा, वो कहते हैं सीएम के लिए? एक तो कुख्यात मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा बोलना। वहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री रहते हैं, तो उस पे इस तरह का मैं चाहूँगा कि शब्द इस तरह का हम नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। लार्जर पिक्चर आप सर जो आप नहीं कर रहे हैं, आप इसके लिए कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट में, मेरे लगता है हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं, जिनको कि हाँ, कि जो एक्सपेल कर दिया गया उनको तृणमूल कांग्रेस से अभी। तब उन्होंने पूरे कंट्रोवर्सी शुरू की थी कि बाबरी मस्जिद स्टाइल का जो है सो वहाँ मुर्शिदाबाद में एक जगह पे उन्होंने 6 दिसंबर को फाउंडेशन लेइंग किया है। तो नेचुरली उनका जो इलेक्शन के टाइम में इस तरह काम करना, तो आप जान रहे हैं मतलब क्या इरादा होगा। लेकिन जहाँ हुमायूं कबीर को आप जानते हो, तो ये कई पार्टीज में रह चुके हैं,
कांग्रेस से शुरू हुए थे, फिर तृणमूल कांग्रेस चले गए, वहाँ जाके मिनिस्टर बन गए, फिर बीजेपी आ गए, फिर वापस तृणमूल में आए, अब फिर से एक्सपेल किए गए। तो उनका एक राजनीतिक उनका पृष्ठभूमि एक बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें। अभी फिर तो इसीलिए भी कि किसी पर्टिकुलर पार्टी से ऐसे कुछ अटैच नहीं रहे हैं, घूमते रहे हैं, तो अभी किसके लिए काम कर रहे हैं इस पे मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि किसको फ़ायदा हो सकता है। तब काम जिसके लिए कोई फ़ायदा, ऑब्वियसली अगर इस तरह का पोलराइजेशन होगा तो जो है वहाँ बीजेपी को फ़ायदा होगा उसमें। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बीजेपी के लिए ही कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इन्होंने जो कर रहे हैं उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। कितना मिलेगा, अब ये जैसे कुछ सवाल में कर रहे हैं कि शायद ये इससे तृणमूल कांग्रेस के वोट्स में, मुस्लिम वोट्स में और ज़्यादा स्प्लिट होगा। देखते हैं क्या होता है, बिकॉज आपने देखा होगा ये आईएसएफ जो है, आईएसएफ इन्होंने जो 2021 में इंडियन सेकुलर फ्रंट जो इन्होंने बनाई थी, अब ये सीपीएम और कांग्रेस के साथ 21 में साथ में गए थे लोग, उस समय भी लगा था शायद मुस्लिम वोट स्प्लिट होंगे, लेकिन आईएसएफ का केवल एक एमएलए आया, ममता बनर्जी का ज़्यादा कुछ उसमें हुआ नहीं। 24 में भी आपने देखा कि उनका वोट बैंक मोर और लेस उनके साथ रहा है। हुमायूं कबीर कितना कर सकते हैं, देखिए बीजेपी टिकट से 2019 में मुर्शिदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, करीब 2.5 लाख उनको वोट आए थे, थर्ड आए थे, और करीब 2.5 लाख मतलब करीब 17% उनको वोट्स आए थे वहाँ पे, लेकिन वो बीजेपी टिकट से थे उस समय। तो अभी जैसे वो कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं 22 को शायद बनाएंगे, 135 सीटों पे खड़ा करेंगे। कितनी पॉपुलैरिटी है ग्राउंड पे, कितना वोट काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, ये अभी कहना मुश्किल होगा। जी, रवि कुमार जी जानना चाहते हैं कि विपक्ष पार्टी की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? अभी तक की भूमिका इस सेशन में मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा ये एटलीस्ट लास्ट 1 वीक में थोड़ा-सा बेटर रहा है कि कंस्ट्रक्टिव जो रोल होता है प्ले करने का। अब आओ, शुरू इन्होंने डिसरप्शन से किया, लेकिन फिर से एंगेज कर रहे हैं, हाउस के अंदर डिबेट कर रहे हैं, जो बेटर है। मतलब मैं उनका स्टैंड सही हो गलत हो, लेकिन डिबेट्स हो रहे हैं। अब जैसे उन्होंने प्रियंका गांधी की बात हो रही थी पहले, संचार साथी ऐप को लेके प्रियंका सबसे पहले बोल पड़ी उसमें, प्राइवेसी को लेके सब कुछ लेके उसे उठाया, सरकार को उस पर पीछे जाना पड़ा। मुद्दे भी अभी जो उठ रहे हैं सदन के अंदर, जैसे पोल्यूशन को लेके, आज जो फ्राइडे है, आज राहुल गांधी ने लोकसभा में दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर उठाया है, और फॉर ए चेंज वो सरकार पे अटैक नहीं कर रहे थे, वो सजेशन दे रहे थे और डिबेट चाह रहे थे उस पर। तो इस सेशन में एटलीस्ट लास्ट 1 वीक में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वो रोल प्ले कर रही है जो कि अपोजिशन पार्टी को करना चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्टिव रोल। अब गवर्नमेंट को कॉर्नर करें, अकाउंटेबिलिटी उनसे लें। 1 सप्ताह का कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ। जी, सुमित झा जानना चाहते हैं, थोड़ा अलग सा उनका एक प्रश्न है, क्या चुनाव सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई बनकर रह गए हैं, जैसा कि हम पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में देख रहे हैं, और पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस में भी हम नैरेटिव का ही विश्लेषण करते हैं, ना कि पॉलिसी का। अगर स्ट्रैटेजी की भी बात करें तो हम देखते हैं कि नैरेटिव की स्ट्रैटेजी क्या रही। तो सवाल वो कहते हैं यही है कि लोग किस राजनीतिक नैरेटिव को कैसे चुनते हैं, यानी कौन सा नैरेटिव उनके लिए फेवरेबल होगा या नहीं। अब लोग कैसे कहते हैं, मैं सबके बिहाफ पे तो मैं नहीं बोल सकता, लोग हर एक कोई भी आदमी कैसे किस नैरेटिव पे रिएक्ट करता है, लेकिन ये सच्चाई कि जो भी नैरेटिव जो बनती है उसके पीछे एक सब्सटेंस होना चाहिए उस इशू को लेके। जब सब्सटेंस नहीं होगा तो फिर लोगों में वो अपील नहीं करेगा। हर एक पार्टी अलग अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है, कुछ सक्सेसफुल होती है, कुछ नहीं होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज होता है कि जो सब्सटेंशियल जो इशूज होंगे उस पर नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो वो लोगों में चिपक जाती है, लेकिन सब्सटेंशियल नहीं होगा। जैसे वोट चोरी का आपने इतना कुछ देखा बिहार में, एक अपोजिशन ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, वो नहीं हुआ बिकॉज लोग कन्विंस नहीं थे उससे। तो नैरेटिव बिल्डिंग के पीछे भी पोस्ट ट्रूथ एक अलग तरह का पॉलिटिक्स है, जो वो भी होता है, उसके भी कुछ लोगों पे इन्फ्लुएंस पड़ता है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप एक ही चीज़ को सुनते रहते हो, आप हमेशा फैक्ट चेक के लिए तो जाते नहीं हो। लेकिन यूजुअली नैरेटिव में भी देखेंगे बिना सब्सटेंस के नैरेटिव बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करता। आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, हमारे व्यूअर हैं जो होपलेस जी नाम से, वो जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कांग्रेस का पूरा वोट चोरी का जो नैरेटिव है वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो खुद चुनाव लड़ते हैं? अगर आपको लगता है कि चुनाव रिग्ड है तो फिर आप चुनाव में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? वो एक्चुअली पूरा होप लूज कर गए हैं, आई थिंक। देखिए ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो अपना नैरेटिव उनका चल रहा है,
बट हाँ, ये बीजेपी का भी आर्ग्यूमेंट रहा है कि आप जब अभी अमित शाह जी बोल रहे थे हाउस में, भाई आप जब जीतते हैं तो आप तो नए कपड़े सिलवा के और वोट लेने चले जाते हैं, उस समय वोट चोरी नहीं देखते। तो जब वोट चोरी की बात आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपोजिशन के सामने कि आप किस लेवल तक ले जा रहे हो बात को। पॉइंट हालांकि उसमें एक वही जो बार बार हम कहते थे कि अगर हो रहा है तो SIR में अगर इशू है आपको लगता है तो आप बैठो, आप जाके अपने BLA जो हैं अपने एजेंट्स को लाओ बूथ पे और फिक्स करो। अब देखिए अखिलेश यादव हैं जैसे, अब यूपी में वो जितना भी ऊपर बोल दें, नीचे पूरे लगे हुए हैं कि नीचे में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो और इनके एजेंट सारे बूथ पे हों और काम करते रहें। वही अब दूसरी तरफ कांग्रेस का एटीट्यूड देख रहे हैं कि आप SIR पे डिबेट तो यहाँ कर रहे हैं, ग्राउंड पे अब कितने BLOs ला पाए हैं। अभी जर्मनी नहीं जाके, अभी शायद अब यूपी जाते और वहाँ BLAs देखते कि हर एक बूथ पे आया है कि नहीं आया है। तो ये हवा में बात करना और ग्राउंड पे जो आपको करना चाहिए वो नहीं करना, ये कांग्रेस का एक मेजर प्रॉब्लम रहा है। हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर हैं और आप द प्रिंट को जरूर सब्सक्राइब करिए।